नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। इस साल के मानसून सत्र में कृषि बिल 2020 यानी फार्म बिल 2020 जो 3 बिल थे वो संसद में पारित किए गए। बहुत ही हंगामे के साथ ये बिल पारित किए गए, लेकिन अभी तक विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि ये बिल किसानों के खिलाफ है। तो क्या ये बिल सच में किसानों के खिलाफ है? क्या ये बिल किसानों की क्रेडिबिलिटी इंडियन मार्केट में खत्म कर देंगे? क्या ये बिल किसानों के मौत का फरमान है? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए व्यूज विद वेदांत। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 3 बिल्स के बारे में। कृषि बिल 2020 यानी फार्म बिल 2020, इसमें कुल 3 बिल संसद में रखे गए, जिसमें सबसे पहला बिल है बिल ऑन मार्केट यानी फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इसमें यह कहा गया है कि किसान अपनी फसल मंडी से बाहर या एपीएमसी के बाहर जाकर भी प्राइवेट सेक्टर में बेच सकता है। यानी जब पहले किसान को ये स्वतंत्रता नहीं थी कि वो मंडी के बाहर जाके या एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, उसके बाहर जाकर वो अपनी फसल नहीं बेच सकता था। लेकिन अब किसान को इस बिल के तहत किसान को ये स्वतंत्रता दी गई है कि किसान अपनी फसल मंडी के बाहर जाकर बेच सकता है। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि आप अपनी फसल किसी भी राज्य में बेच सकते हैं, यानी इसमें वन नेशन वन मार्केट का कॉन्सेप्ट कहा गया है। इसमें किसानों को इलेक्ट्रॉनिक फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करने का भी एक गोल सेट किया गया है। इसमें दूसरा बिल है फार्मल एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसमें यह कहा गया है कि जो कि प्राइवेट सेक्टर है, यानी जो कंपनियां जो कि फार्म खेतों के उत्पादनों के ऊपर बेस्ड है, या फिर कोई होलसेल या रिटेल व्यापारी या एक्सपोर्ट कंपनियां जो सामान एक्सपोर्ट करती है, वो कंपनियां डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अपना व्यापार डायरेक्ट किसानों के साथ चला सकती है। जो कि पहले बिचौली के जरिए, आड़तियों के जरिए चलता था, वो अब डायरेक्ट किसानों से वो संपर्क करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए वो अपना व्यापार चला सकती है। किसान को भी ये स्वतंत्रता दी गई है कि किसान अपनी फसल डायरेक्टली उन लोगों को अपने प्राइस पे बेच सकता है, यानी अपनी कीमत तय करके किसान अपनी फसल जो है वो उन कंपनियों को बेच सकता है। इसके जरिए किसानों की आय दोगुना करना या किसानों की आय बढ़ाना एक महत्वपूर्ण प्रमुख लक्ष्य होगा। जो कि छोटे किसान हैं जिनकी ज़मीन 5 हेक्टर या उससे कम है, जो कि भारत के कुल किसानों के 86% है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाव दिलाना और उनकी आय बढ़ाना इस बिल का एक प्रमुख लक्ष्य होगा। किसानों की मार्केटिंग प्राइस कम करना और किसानों की आय बढ़ाना इस बिल का एक गोल सेट किया गया है। इसमें अभी तीसरा बिल है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इसमें यह कहा गया है जिसमें दाल, आलू, प्याज और तिलहन जैसे कई धान्यों को इसेंशियल वस्तुओं के लिस्ट से हटा दिया गया है। इससे यह होगा कि किसान इन वस्तुओं का संचय करके रख सकेंगे, इन वस्तुओं का स्टोरेज करके रख सकेंगे, और जब भी उनको अच्छी प्राइस मिलती हो या जहां भी उनको अच्छी प्राइस मिलती हो वो इनको बेच सकेंगे। सरकार का जो इनके ऊपर से कंट्रोल था वो अभी हटा दिया गया है। किसानों और खरीदारों के बीच एक प्राइस स्टेबिलिटी निर्माण करना इस बिल का एक प्रमुख लक्ष्य होगा। तो इस सारे बिल को एक हम आसान से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 3 आदमी है, एक राम, श्याम और इमरान। राम है जो किसान है और वो खेती करता है। श्याम है वो एक बिजनेस है, वो परिवार चलाता है और उसकी खुद की एक दुकान है। और जो इमरान है वो आड़ती है, वो बिचौलिया है जो मंडी में किसान से माल खरीदता है और वो आगे दुकानदारों को बेचता है। तो आप समझ लीजिए कि राम ने अपने खेत में फसल उगाई और उसे वो फसल अभी मंडी में जाकर बेचनी है, तो वो उसे इमरान को ही बेचनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान जो है वो आड़ती है, वो बिचौलिया है। तो राम मंडी में जाएगा, मंडी में जाकर वो मंडी की फीस भरेगा, जो टैक्स होता है वो भरेगा। उसके बाद वो इमरान के पास जाएगा। इमरान क्या करेगा, उसकी फसल देखेगा, उसकी क्वालिटी तय करेगा, उसकी क्वालिटी के हिसाब से जो एमएसपी सरकार के जरिए सेट किया गया है उस एमएसपी की प्राइस उसको देगा। और आगे अगर शाम को वही फसल खरीदनी है तो वो इमरान से ही खरीदेगा। तो शाम इमरान के पास जाएगा तो इमरान उस फसल का जो फसल उसने राम से खरीदी है उस फसल का इमरान अपने हिसाब से भाव लगाएगा और वो शाम को बेच देगा। और शाम भी फिर आगे अपना कुछ उसमें प्रॉफिट लगाकर वो आगे जनता को बेचेगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर टोमेटो की फसल है, एक राम जो है वो टोमेटो उगाता है और वो इमरान के पास गया और टोमेटो की एमएसपी सरकार द्वारा सेट की गई है 4 रुपये प्रति किलो।
लेकिन अगर आप बाजार में जाएंगे तो देखेंगे कि टोमेटो की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा आज तक 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तक चली गई है, और कम से कम टोमेटो 20 रुपये किलो के मिलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर एमएसपी 4 रुपया की राम को मिल रहा है, यानी एमएसपी 4 रुपया किसान को मिल रहा है, और जो बेचने वाला है यानी शाम है, जो वो वही फसल 15 रुपये में खरीद के वो फसल अपने को 20 रुपये में बेच रहा है, लेकिन यानी वो उसका प्रॉफिट 5 रुपये लगा रहा है। तो बीच में जो उसने इमरान से 15 रुपये से वो फसल खरीदी, तो बीच में जो 10 रुपये है वो इमरान को जा रहा है, यानी बिचौलिया 10 रुपये खा रहा है। इसके बदले अगर ऐसा हो कि राम डायरेक्टली अपनी फसल शाम को बेच सके, मतलब वो अपना प्रॉफिट लगाकर, यानी जिसको 4 रुपये मिलते थे 1 किलो टोमेटो के बदले, उसे अब 10 रुपये मिलेंगे, और शाम को जो 15 रुपये में 1 किलो टोमेटो खरीदने पड़ते थे उसे अब 10 रुपये, 5 रुपये उसको फायदा हो रहा है, 6 रुपये राम को फायदा हो रहा है। यानी बीच में जो इमरान का कैरेक्टर था, यानी जो बिचौलिया था, जो आड़ती था, वो अभी इस बिल के तहत हटा दिया गया है। तो आप मुझे बोलेंगे कि इतना अच्छा बिल है, इतने अच्छे काम इस बिल के तहत हो रहे हैं, तो विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? इसके मेन क्वेश्चंस क्या है? विपक्ष के विरोध के मुद्दे डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं विपक्ष के हिपोक्रेसी की, विपक्ष के दोगलेपन की। तो बात यह है कि 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने यही बात कही थी कि वो एपीएमसी की या मंडी की जो मोनोपोली है वो हटा देगी, और वो इसके ऊपर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म बिल लाएगी। उसके बाद में जो शिरोमणि अकाली दल है, जिसने बीजेपी का साथ छोड़ दिया इस बिल के ऊपर, हरसिमरत कौर बादल, जो कि शिरोमणि अकाली दल की मंत्री थी इस गवर्नमेंट में, उसने इस्तीफा दे दिया। तो उसी शिरोमणि अकाली दल ने 2001 में एक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म कमेटी बनाई थी, और उसमें उन्होंने ये कहा गया था कि एपीएमसी और मंडी की मोनोपोली खत्म करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसानों की आय पर प्रभाव करता है। तो भैया यहाँ पे भी हिपोक्रेसी, कांग्रेस की भी हिपोक्रेसी, और कांग्रेस के ही मंत्री कपिल सिब्बल, कांग्रेस के ही सांसद कपिल सिब्बल 2012 में संसद में यही कह रहे थे। क्या कह रहे थे आप सुनिए। उसका जो वो बोता है उसका दाम अच्छा मिलना चाहिए, यही है। अब ये साबित हो गया कि वेस्ट बंगाल में उसको दाम ज्यादा मिलता है मार्केट प्राइस से, ये तो तय हो गया, हमने उदाहरण दे दिया। दूसरी बात जो 35 जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो कपिल सिब्बल यही कह रहे थे कि किसान मंडी तक नहीं जा सकता, जो गरीब किसान है, वो जो कम जमीन वाला किसान है वो मंडी तक नहीं जा सकता। इसलिए मंडी की जो कॉन्सेप्ट है, मंडी की जो मोनोपोली है, और जो रेस्ट्रिक्शंस किसान के ऊपर लगाया हुआ है कि सिर्फ मंडी में जाकर ही अपनी फसल बेच सकता है, तो वो अभी नहीं होना चाहिए, यही तो बोल रहे थे। और अभी यही तो बिल इस गवर्नमेंट ने लाया है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसी तो दोगलेपन कहते हैं, इसे तो हिपोक्रेसी कहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक मुद्दा जिसके ऊपर राजनीतिक पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो किसानों को भड़का रही है और किसानों को गुमराह कर रही है, वो ये है कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों को अपनी फसल के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार के द्वारा तय किया जाता है, वो खत्म किया जाएगा। तो भैया ये बिल्कुल गलत है। ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी जैसे देशभक्त भी यही बात कह रहे हैं कि एमएसपी को खत्म किया जाएगा। उनका तो यह कहना है कि कई किसान कह रहे हैं कि एमएसपी को खत्म किया जाएगा। तो भैया ये बिल्कुल गलत है। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने ये कहा है कि एमएसपी जैसी पहले चलती थी वैसी ही चलती रहेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में यही कहा है कि एमएसपी का जो दौर है, जो एमएसपी पहले जैसी ही चलती रहेगी, एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा, एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। दूसरी बात विपक्ष द्वारा ये कही जा रही है कि जो कंपनियां हैं वो जो किसानों को जो उनकी फसल की कीमत देगी उसे रेगुलेट नहीं किया जाएगा।
वो कीमत जो कंपनियां दे रही है और एमएसपी जो सरकार द्वारा तय किया गया है उसे परखा नहीं जाएगा। तो भाई मेरे, इसीलिए तो किसान के पास ये विकल्प दिया हुआ है कि अगर वो चाहे तो वो अपनी फसल या तो मंडी में जाकर बेचे, या मंडी में अगर उसे कम दाम मिलता है, मंडी से ज़्यादा दाम उसे अगर प्राइवेट सेक्टर मिलता है, तो वो अपनी फसल प्राइवेट सेक्टर में जाकर भी बेच सकता है। किसान के पास ये विकल्प रखा हुआ है और ये बात उस बिल में कही गई है। और तीसरी बात जो कि बहुत ही बेवकूफ़ तरीके से मतलब कही जा रही है कि एपीएमसी जो है उनको ख़त्म किया जाएगा। तो सरकार ने संसद में ये स्पष्ट कर दिया है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो एपीएमसी है, या सरल भाषा में कहे तो मंडियाँ जारी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ मंडियाँ भी को एग्जिस्ट करती रहेगी, क्योंकि किसान के पास विकल्प है कि या तो अपनी फसल चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में बेच सकता है, या नहीं उधर उसे कम दाम मिल रहा है तो वो अपनी फसल जो है वो मंडी में जाकर बेच सकता है, वो अपनी फसल एपीएमसीज में जाकर बेच सकता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मंडी में जो फसल बेचने की इक्वेबिलिटी होती थी वो अब प्राइवेट सेक्टर में नहीं रहेगी। ये लोग जो अपने एसी कमरे में बैठकर वीडियो बनाते हैं, जिनको मंडी का म भी नहीं पता है, जिन्होंने कभी मंडी देखी नहीं है, जो कभी मंडी में गए नहीं है, वो बात कर रहे हैं मंडी में इक्वेबिलिटी की। तो भाई मेरे, मंडी में बहुत जगह पर यही होता है कि जिसकी फसल ज़्यादा है या जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसकी फसल सबसे पहले ली जाती है, या जिसकी पहचान आड़तियों से है, आड़तियों से जिसकी नज़दीकी है उसकी ही फसल सबसे पहले ली जाती है। कई छोटे किसान हैं वो जो लाइन में खड़े रहते हैं, जब तक उनका नंबर आ जाता है तब तक कुछ बारिश की वजह से या कुछ एनवायरनमेंट की वजह से उनकी फसल ख़राब हो जाती है, उनकी फसल की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। कई एपीएमसीज में तो स्टोरेज करने के लिए या जो लाइन में किसान लगे हुए हैं उनकी जो फसल है, उनके फसल को संभाल कर रखने के लिए अच्छे से शेड भी नहीं बने हुए हैं, तो वहाँ पर उनकी फसल ख़राब हो जाती है। और ख़राब होने के बाद उनको जो दाम है उनके फसल के क्वालिटी की, ओरिजिनल क्वालिटी के हिसाब से जो दाम है, जो प्राइस है, वो बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए किसानों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी फसल डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर को बेच सकते हैं। चौथी बात और सबसे बड़ी बात इसमें यह कही जा रही है कि एपीएमसीज के बाहर अगर किसान अपनी फसल बेचते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर में किसान अपनी फसल बेचते हैं, तो उसमें सरकार का रेगुलेशन नहीं रहेगा, इसमें किसी तरह का रेगुलेशन नहीं रहेगा। यानी मंडी में अगर जाता है तो उधर एक प्राइस तय की होती है और उधर उसी प्राइस के ऊपर किसान अपनी फसल बेचते रहते हैं। तो भाई मेरे, ये एक्ट इसीलिए तैयार किया गया है, ये बिल इसीलिए लाया गया है कि इस रेगुलेशन से किसान को बाहर निकाला जा सके। किसान की जो पावर है, जो बार्गेनिंग पावर है, यानी किसान की जो अपने फसल की जो ओरिजिनल कीमत किसान खुद तय कर सके, और किसान की जो बार्गेनिंग पावर वो ज़्यादा हो, उसकी पावर ज़्यादा हो, वो प्राइवेट सेक्टर में जाकर अपने हिसाब से अपने माल का प्राइस तय करके वो फसल बेच सके। इसलिए तो ये बिल लाया गया है। इसका मेन लक्ष्य यही है कि एक किसान और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना, और उस फ्रेमवर्क को तैयार करके किसानों को एक पावर सपोर्ट देना, जहां कि किसान अपनी फसल का दाम खुद तय कर सके। और इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगी तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मोनोपोली जमाएगी, वो किसान के ऊपर प्रेशर बनाएगी कि वो उनका माल उन्हें ही बेचे। तो किसान के पास विकल्प है कि वो अपनी फसल या तो उन कंपनियों को बेचे या तो मंडियों को बेचे। किसान इतने पागल नहीं है कि वो अपनी ज़मीन सिर्फ फसल बेचने के लिए अपनी ज़मीन किसी कंपनी के पास गिरवी रख दे, ये किसान कभी नहीं करेंगे। और अगर कंपनियां ऐसा करती है तो किसान इतने सूझबूझ है कि उन्हें पता चल जाएगा कि कंपनियां ऐसा कर रही है। तो किसान के पास ये विकल्प दिया हुआ है कि वो अगर मंडी में जाकर बेचना चाहे मंडी में जाकर बेचे, नहीं अगर आपको मंडी में कम दाम मिल रहा है, बाहर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा दाम मिल रहा है, वो आप वहाँ जाकर बेचे। इसके अलावा अगर आपके राज्य में आपकी फसल को कम भाव मिल रहा है और किसी और राज्य में उसी फसल को अगर एमएसपी उस राज्य सरकार द्वारा ज़्यादा रखी गई है, तो आप अपनी फसल उस राज्य में जाकर भी बेच सकते हैं। इसे ही वन नेशन वन मार्केट कहा जाता है। तो पहले यह होता था कि जो समझो एक राज्य है और वहाँ का किसान अपने ही राज्य में फसल बेच सकता था, दूसरे राज्य में जाकर अपनी फसल नहीं बेच सकता था, जो अब वो किसान दूसरे राज्य में जाकर अपनी फसल बेच सकता है। भारत में जो कुल किसान है उनमें से 80% से भी ज़्यादा ऐसे किसान हैं जो स्मॉल लैंड होल्डर है, यानी जिनकी ज़मीन 5 हेक्टेयर या उससे कम है। तो
उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपनी फसल, जो लिमिटेड फसल वो उगाते हैं उनकी लैंड में, वो अपनी फसल अगर बेचने जाना है, कहीं दूर मंडी है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मंडी की फीस या जो आड़ती की फीस होती है वो उन्हें देनी पड़ती है, और उसके बाद ही एमएसपी के हिसाब से उन्हें अपनी फसल का प्राइस मिलता है। वो प्राइस इतना कम होता है कि किसान अपने फसल की जो लागत है वो भी नहीं निकाल पाता उस प्राइस के हिसाब से। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कोई एक बड़ी कंपनी एक गांव में आती है, उस गांव में 1000 से भी ज़्यादा ऐसे किसान हैं जो स्मॉल लैंड होल्डर है, तो अगर ऐसा होता है कि वो कंपनी उन सारे किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर दे और उन किसानों को ये कहे कि आपको अगले साल हमारे कंपनी के लिए इतनी फसल है जो आपको उगानी है, तो किसान को भी पता है कि उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो भी अश्योर रहेगा कि अगले साल उसकी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो पूरा उसको मिलेगा। अगले साल उसके फसल को कितनी प्राइस मिलनी है, उसको हार्वेस्टिंग के वक्त ये चिंता नहीं रहेगी कि उसके फसल को दाम मिलेगा या नहीं, उसके फसल को जो सही कीमत है वो मिलेगी या नहीं। अगर कंपनियां पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और किसानों को आश्वासन दे देती है कि अगले साल उनकी फसल इतने दाम में खरीदी जाएगी, तो किसान को भी पता है कि कितना उसको इन्वेस्ट करना है, कितना उसको क्रॉप निकालना है अपने खेत से, तो वो उस कंपनी को दे सके। और यहाँ पर कंपनी का भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो अलग अलग जगहों से कंपनी अपना माल खरीदती थी, तो एक ही जगह पर कंपनी का स्केल अचीवमेंट हो जाएगा, यानी कंपनी को जो अपनी जो रिक्वायरमेंट अचीव करनी होती है वो एक जगह पर अचीव हो जाएगी, और किसानों को भी टेंशन नहीं रहेगा कि उनको अपनी फसल का दाम जो है वो मिलेगा या नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कोई कंपनियां एक गांव में आती है, तो उस कंपनी को वहां पर कोल्ड स्टोरेज खड़ा करना या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एक बड़े तौर पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एक जगह से दूसरी जगह पर, या उनके कंपनी में फसल ले जाने के लिए वो वहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। या अगर जो फार्मिंग सेक्टर का एक वर्ग है जो फार्मिंग से रिलेटेड काम करना चाहता है, या जो एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट फार्मिंग सेक्टर में है बनी हुई है, उससे निकलने के लिए अगर फार्मिंग सेक्टर का एक वर्ग फार्मिंग से रिलेटेड काम जैसे कि कोल्ड स्टोरेज की निगरानी करना, या फिर फूड प्रोसेसिंग प्लांट, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, इसमें अगर काम करता है, तो किसानों को अपने फसल के साथ साथ ही दूसरी आय भी मिलना चालू हो जाएगी। इससे किसानों की आय भी बढ़ सकती है, और अगर कंपनी का दूसरे कामों में खर्चा अगर कम होगा, तो कंपनी रिटर्न में किसानों को उनकी फसल का ज़्यादा दाम दे सकती है। इनमें किसानों की या खेतों के फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है उसका पूरी तरीके से यूज़ इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किया जा सकता है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल विपक्ष के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस जैसा इमरजेंसी पावर लेकर ये बिल पास क्यों किया गया, इस बिल के ऊपर संसद में चर्चा क्यों नहीं हुई। तो भाई मेरे, अगर तूने संसद का वो चित्र देखा होगा जब ये बिल रखा जा रहा था संसद में, तो कई ऐसे राजनीतिक पार्टियों के सांसद थे जिन्होंने बिल रखने से पहले ही वॉकआउट कर दिया, जो इसके ऊपर चर्चा ही नहीं चाहते थे, उन्होंने चर्चा ही नहीं की। और जब चर्चा के लिए सदन खोला गया, तब तो संजय सिंह जैसे सांसद मार्शल से मारपीट करते हैं, उपसभापति के ऊपर हमला किया जाता है, और संसद में वो बिल की जो पुस्तक है वो फाड़ा जाता है। मतलब ऐसे घिनौने काम संसद में किए जाते हैं। इसका मतलब ये सब यही दर्शाता है कि कोई भी सांसद, कोई भी विरोधी राजनीतिक पार्टियां इसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं थी। चर्चा करना चाहते थे, जो इतना बवाल है वो कभी नहीं मचाते। और पिछले 14 सालों से केंद्र सरकार राज्य सरकारों से कह रही है कि वो ये बिल पास करे, ये जो बिल है वो अपने हिसाब से राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करे, लेकिन अभी तक एक भी राज्य ने ये बिल को लागू नहीं किया, क्योंकि ये बिल फार्मर्स के हित में है, ये बिल किसानों के हित में है। तो ऑर्डिनेंस पावर लेकर ये बिल संसद में पारित करना पड़ा। तो इसका मेन रीज़न यही है कि संसद में जिस तरह से बवाल हुआ है, तो वो बवाल यही दर्शाता है कि विपक्ष इस बिल में इंटरेस्टेड ही नहीं था, विपक्ष इस बिल को सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, और इसके ऊपर चर्चा करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। उनको सिर्फ यही करना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बवाल मचाकर संसद की कार्यवाही स्थगित कर सके। अब इस बिल के ऊपर सरकार को रिकमेंडेशंस है जो फार्म एक्सपर्ट अशोक गुलाटी जी ने भी दिए हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद बनेंगे, और जो पहले से है, यानी किसानों के वो संगठन जो अभी उन प्राइवेट सेक्टरों में उन बड़ी बड़ी
जो कंपनियां हैं उनके साथ निगोशिएट करेंगे, उनको सरकार के द्वारा सपोर्ट मिले। अगर उनको सरकार के द्वारा सपोर्ट मिलता है तो उनके पास भी पावर आएगी, कि उनके पास भी बार्गेनिंग पावर आएगी, उनके पास भी एक निगोशिएबल पावर आएगी जो उन कंपनियों के साथ निगोशिएट कर सके, उन कंपनियों के साथ बार्गेन कर सके और उनकी फसल को वो ज़्यादा से ज़्यादा दाम, या उनके जो संगठन में जो जितने भी किसान हैं उन सभी की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा दाम वो संगठन द्वारा दिलाया जा सके। अगर आपको लगता है कि सभी किसान या सभी भारत के किसान इसके विरोध में है, तो किसान के जो प्रोटेस्ट है, जो प्रोटेस्ट आज कल जो पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है, उस प्रोटेस्ट में देखिए किसान, जितने भी किसान आए हैं उनको इस बिल के बारे में कितना पता है, इनको इस बिल के बारे में कितना मालूम है। और एनडीटीवी जैसा चैनल जो कि हमेशा इस फैसिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ रहा है, उस चैनल के पत्रकार जब किसान के पास गए तो किसानों ने कैसे उनकी ही पोल खोल दी और किस तरह से इस बिल का समर्थन किया, वो भी आप देखिए। 2 वीडियो अभी आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसमें खेती हमारी सीधे सीधे खेती चौपट हो जाएगी, सीधे सीधे अन्य लोगों बिचौलियों लोगों का लाभ होगा। हाँ, फार्मर्स का जस्टिस यही होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट उनका लैंड ना ले। किसान की जमीन खरीदने की साजिश रची जा रही है। समझ में आया है क्या कानून बना है? अभी कोई समझ में नहीं आया, मगर थोड़ा सा ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ ये किसान विरोधी है। काला कानून मोदी जी लेके आए, किसान विरोधी कानून है। उसके क्यों काला कानून है? क्यों कानून है? एमएसपी है, उसको कानून के अंदर नहीं लेके आ रही है। भारत बंद के इस प्रदर्शन में ऐसे कई लोग थे आज जिन्हें ये ही नहीं पता था कि वो किस बात का विरोध करने के लिए आए हैं। बेंगलुरु में आज कृषि बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई। प्रदर्शन हो रहा था किसानों को लेकर, और जो तख्तियां आई वो क्लाइमेट चेंज की आ गई, और जो आए वो भी किसान नहीं थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो किस बात का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? क्यों? हाँ, फार्मर्स का जस्टिस यही होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट उनका लैंड ना ले। अब मंडी में क्यों नहीं जा रहे हैं? मंडी से इससे यहाँ क्या बेटर मिल रहा है आपको? मंडी से जी एक तो जी टाइम बचे। अच्छा, मंडी कितना दूर है यहाँ से? मंडी जी आता है 15 किलोमीटर। अच्छा, और आपका खेत यही आप बता रहे थे? हाँ जी। ये सटा हुआ खेत आपका हाँ है? जी। अच्छा, एक तो टाइम बच गया। हाँ जी। और दूसरा दाम बढ़िया मिला जी। दाम। अच्छा, दाम एक एक करके सब्जियों का ये जो बताएं कितना, इसका क्या दाम मिल रहा है आपको? ये 12 रुपए केजी। ये लौकी का। और मंडी में 80-100 रुपए की पन्नी है। 80-100 रुपए की पन्नी। एक पन्नी में 25 से 30 किलो आता है। हाँ, कोई नया किसान का कानून लागू हुआ है, उसके वजह से कुछ किसान भाई जो हैं वो आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो आपने उसके बारे में कुछ सुना है? अच्छा, लेकिन आप उसके विरोध में हैं या नहीं? उसके विरोध में नहीं है। नहीं। आप विरोध में हैं? नहीं। उसमें थोड़ा है बस वो क्या वजह है, क्या विरोध में नहीं है? वो कानून लगा लो इसमें, तो इसी तरीके का होता है जिस तरीके का सेंटर है जी, बिचौला हट जाओगा बीच में है, अब अपनी फसल जिम्मेदार कहीं बेच लेगा। आप उसके विरोध में क्यों नहीं है? क्यों आपको लग रहा है कि ये ठीक है? हमें खुद प्रॉफिट है जी इस चीज का, क्योंकि हमारे पास यहाँ ये प्राइवेट सेंटर हैं जितने, तो हमने ये पहले अभी हुए हैं 2-3 साल से 4 साल से हमने सब प्रॉफिट देखा है। एक एक करके इसलिए हम चाह रहे हैं कि और भी यहाँ सेंटर खुला है और यहाँ और भी ज्यादा होगा हमने, क्योंकि किसानों ने जितने भी होंगे तो प्रॉफिट है। यहाँ कलेक्शन सेंटर कितने होंगे? बहुत सारे, 6-7 हैं। कौन कौन है यहाँ? गोफ्रो फ्रेश हो गया, देहात हो गया, उड़ान हो गया, रिलायंस हो गया, इसके अलावा मोर हो गया, बिग बास्केट हो गया, मदर डेयरी हो गई, उसके अलावा निंजा कार्ट हो गया। तो लगभग यहाँ पे 8 to 9 कलेक्शन सेंटर इस टाइम करंटली वर्किंग कर रहे हैं। और यही इसी एरिया में टोटल जो रेडियस है लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस के जितने भी कलेक्शन सेंटर वो इसी एरिया में। आपको पूरा का पूरा पैसा मिलता है? हाँ, पूरा। अच्छा, और उसमें से कुछ कटता है कमीशन वगैरह? कुछ मजदूरी भी नहीं कटती जी यहाँ उतारने की। और आपको सीधा क्या कैश हाथ में मिलता है? कैश मिलता है जी, बिल्कुल। और तोलते हैं इसको आप ही के सामने कैसे? मेरे सामने ये राज्य का कंप्यूटर का अंडा है। अच्छा, ये है तोल के। अच्छा, इसका ये 1 किलो पल्ली का केजी कटता है वजन का। तो मेरी पूरी राय सुनने के बाद और ये 2 वीडियो देखने के बाद मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि क्या आप इस बिल का सपोर्ट करते हैं? क्या आप इस बिल से एग्री है या डिसएग्री है? अगर एग्री है तो क्यों, और डिसएग्री है तो क्यों? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और हर कमेंट का अगर है तो जवाब भी दूंगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए जो कि मिस इन्फॉर्म्ड है, जो कि गलत जानकारी जिनको दी गई है उन तक सही जानकारी पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।